हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा और इसको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें तो कलायुग के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए थे। कलायुग के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुआ। असैनिक सुधारों के अंतर्गत कलायुग ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करवा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत अगर बात करें तो कलायु ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता जो है केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। याद रखिएगा। अगर बात करें तो अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंगस ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंगस का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने जो है परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंगस 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव अगर बात करें तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंगस के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने तैयार की। कर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस था। इसका समय है 1774 से 1785। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है यह शब्द, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। इसे घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंगस तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंगस के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया, तो याद रखिएगा। तो वारेन हेस्टिंगस के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा लगा, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। कोई सजाएं नहीं हुई। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, समय है 1740 से 1765 के बीच। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 के बीच। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति, समय है 1858 से 1935 और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 के बीच। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंगस ने आरंभ किया, मगर कर्नवालिस ने इसे और मजबूत बनाया। शक्ति कलेक्टर के, याद रखिए, शक्ति जो था, पावर जो होती थी, कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई।
ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होते थे इनके हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया और इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790-92 के बीच अगर बात करें तो भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। तो 1790-92 का जो समय है याद रखिएगा। देखिए 1790-92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 में, याद रखिएगा 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर क्या किया, अंतिम रूप देकर उन्हें जो है कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। किसके रूप में? कॉर्नवालिस संहिता के रूप में उन्हें जो है प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांतों शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। किस पर? शक्तियों के पृथक्करण पर। ठीक है, अगर बात करें तो इसके तहत उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई, उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए अगर बात करें तो जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी और पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविदा अगर बात करें तो भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला, लॉर्ड वेलेजली समय है 1798 से 1805 ईस्वी, इसकी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। यानी लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि था इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, याद रखिएगा। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः क्या किया? पूना में स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए उसके राज में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से जो है विकसित हुई थी, धीरे धीरे विकसित हुई थी। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से था, न कि इसके समय में था। देखिए अगर बात करें तो डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, हैदराबाद समय है 1798 से 1800 ईस्वी, यानी 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी। ठीक है, हैदराबाद जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था। इसके बाद मैसूर था, तंजौर था, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर।
तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले इनमें से कौन राज्य थे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया, ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया। इस पर अगर बात करें तो इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और अगर बात करें तो भोपाल में उसने हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, लेकिन उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण याद किया जाएगा। तो भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम विलियम बेंटिक थे, इनका नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के रूप में काफी स्मरण किया जाएगा, इनको याद रखा जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो बताइए 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या बनाया गया? तो प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। किसको? स्लीमैन को। और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी में और 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। किसके आधार पर? कुशासन के आरोप के आधार पर। तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किस कि राज्य को कुशासन के आरोप लगाकर विलय किया गया था, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं? सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 में।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना भी था। तो कई उद्देश्य थे जिससे रेल का विकास हुआ। देखिए, ब्रिटिश अगर बात करें तो ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके, किस लिए? अगर रेल की सेवाएं होंगी तो जो सैनिक होंगे जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, यानी जहां विद्रोह हो रहा है वहां पे आसानी से जल्द पहुंच जाएंगे और वहां के जो विद्रोह है उनको सरलता से कुचला जा सकेगा। इसलिए रेलवे का भी विकास किया गया। रेलवे का सर्वाधिक मतलब जो विकास या विस्तार है 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो सर्वाधिक विस्तार किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत जो है विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, वैलिड मान लिए गए। उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की जो है मतलब कि स्थापना की। किसने? तो धोंधो केशव कर्वे ने 1899 में। कहां पर? पूना में। 1857 में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। बताइए, 1857 के महान क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इस अगर बात करें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। देखिए, इसके तहत अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध यानी 1878 से 1880 के बीच हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड एलेनबरो। इसके काल में या इसका जो काल है 1842 से 1844, इसके काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमणीयता शब्द का J.W.S. वाइली ने
एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुई? लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। अगर बात करें तो 1876 में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अग्रगामी यानी आगे, अग्रगामी नीति का जो है अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है किसके काल में पारित किया गया, कब किया गया? तो 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और याद रखिएगा, अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिन्हें इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इल्बर्ट बिल। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए, इक्वल कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। यानी इनका मतलब था कि भारतीय और यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं इनमें मतलब कि ऊंच नीच होना चाहिए। यानी जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं उनकी शक्ति ज्यादा होनी चाहिए और भारतीय न्यायाधीशों की कम होनी चाहिए। इस तरह से एक बवंडर खड़ा हुआ। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे, इन्हें महीनों में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से जो प्रतिबंध था उसको हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर बात करें तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, याद रखिएगा, अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल
के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर अगर बात करें तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के जगह पर जो है, अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की जगह पे लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, और बात करें तो जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरण हुआ। किसके समय? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी वो अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी के स्थानांतरण या ट्रांसफर की जो है घोषणा की गई। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। सेकंड, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जिस जो ऑप्शन में दिया गया है वो डाउटफुल है, आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कमेंट कीजिए कौन थे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए ये जो घटनाएं हैं किस क्रम में है। देखिए, अगर बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं पर अगर विचार करें तो जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की जो संधि है अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में। इस प्रश्न में त्रुटि है, गलत है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना, 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। निकटतम सही उत्तर विकल्प बी होगा। 5 नंबर है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। निम्न कथनों में से कौन कथन सही नहीं है? लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद कर दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा के बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने तैयार की।
कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर से संबंधित सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक के शासन के 7वें वर्ष में पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण याद किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संभलपुर और 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 7 नंबर है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह, सी ऑप्शन। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। 8 नंबर है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 9 नंबर है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन ए। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए अगर बात करें तो याद रखिएगा, कंपनी ने अवध के सुरक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस समय व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। प्रश्न संख्या 10 है, रिंग फेंस नीति संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस की जो नीति थी किससे संबंधित थी? वारेन हेस्टिंग्स से। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।